बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जो केमिकल इक्विलिब्रियम है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी यूनिट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 12 आप निकालें, वहाँ पे ये टॉपिक आपको नज़र आएगा और उसका टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डिफिनीशन गिवन है, इसलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। हम हालांकि कर चुके हैं लेकिन चूँकि बुक में है इसलिए करना ज़रूरी है। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी डिफिनीशन क्या है कि द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट के वर्ड आ गए, एक ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक है हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लिकेशन, जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और इन प्रोडक्ट से मुराद है क्या चीज़, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो चीज़ इससे मुराद है। जैसे आप ये देखें ना, ये जो आपको याद होगा इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसके लिए जो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था ना, तो इसके अंदर जो C हैं और D हैं तो ये प्रोडक्ट है, जबकि A और B ये रिएक्टेंट है। अब इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन भी जो है ये भी प्रोडक्ट कहलाता है। तो एक है प्रोडक्ट और दूसरा है प्रोडक्ट्स, S का फ़र्क है। तो जो सिर्फ प्रोडक्ट है उससे मुराद है मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनके दरमियान जो रेशो है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये डिफिनीशन पहले भी हम कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि ये जो साइंटिस्ट हैं तो ये Kc की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, ये जो वैल्यू है इसको फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, यानी इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया जाता है कि इसकी वैल्यू जो है वो कैसे निकाली जाती है। आगे हम एग्जांपल करेंगे भी, कुछ आपको मैं होमवर्क के तौर पे दूंगा, तो उन एग्जांपल्स में फिर आपने इनकी वैल्यू निकालनी होगी Kc की। तो इसको हम इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल इस पे करेंगे भी, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती है ये साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, फिर है कि while writing the equilibrium constant the product side is written as the numerator। प्रोडक्ट को न्यूमरेटर के तौर पे लिखा जाता है, जबकि रिएक्टेंट को एज अ डिनोमिनेटर जो है वो लिखा जाता है। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ये आप जानते होंगे, जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है नोमिनेटर है, जबकि नीचे वाली जो है ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो ये बातें जो है मिलती जुलती हैं कि ये जो रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स उनके दरमियान और प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इनके दरमियान जो रेशो है इसको Kc कहा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन हम बात करेंगे इसकी जो यूनिट है तो उसके रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे है कि द कंसंट्रेशन एट द इक्विलिब्रियम ऑलवेज कंबाइन इन द मैनर बिलो वेयर द प्रोडक्ट आर इन द न्यूमरेटर एंड द रिएक्टर्स आर अ डिनोमिनेटर। प्रोडक्ट ऊपर लिखे जाते हैं, ये न्यूमरेटर हैं, जबकि ये जो रिएक्टेंट हैं ये नीचे लिखे जाते हैं एज अ डिनोमिनेटर। तो ये इससे वैल्यू जो है निकलती हैं, मैंने बताया ना, इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ आप इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कुछ मैं करवाऊँगा, कुछ आपको एज ए होमवर्क में दूंगा, तो इसलिए इसके लिए वेट करें, आगे जाके हम इसको इस पे जो वैल्यू निकालते हैं उसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन ये कुछ जनरल बातें हैं, पहले इसको नोट करें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात मेंशन कर दूँ कि Kc हैज़ नो यूनिट। जो K है ना, तो इसका जो यूनिट होगा वो कोई यूनिट नहीं होगा,
लेकिन कौन सी हालत में, जब वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो। यानी आपको बताया था ना मैंने कि ये जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो हम करवाते हैं, तो उस टाइम उसको क्लोज्ड सिस्टम के अंदर, ओपन सिस्टम होता है और एक दूसरा होता है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो उस टाइम जो केसी की जो यूनिट है वो कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हुए तो फिर इसकी यूनिट होगी, और या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो गई और प्रोडक्ट की कम हो गई तो फिर यूनिट होगी, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम स्टेज पे केसी की यूनिट कोई नहीं है। अब देखें, जैसे यहाँ पे देखें केसी इज डिफरेंट फॉर ईच रिएक्शन। इस बात को बच्चे समझ लो। ये आप बुक में पेज नंबर निकालें ना 13, तो 13 में आप देखें 3 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट 1, फिर 2 और फिर 3। तो 1 पॉइंट के अंदर जो बात कही गई है वो ये है कि अगर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन अगर ये सेम होती है तो उस टाइम इसकी यूनिट जो है वो नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। तो आप देख लें एग्जाम्पल में 1 नंबर में, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन जो कंबाइन हुए हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड बना है। तो इसका आंसर जो इन्होंने इसका जो यूनिट निकाला है वहाँ पे है नो यूनिट, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि Kc हैज़ अ यूनिट फॉर अ रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द रिएक्टेंट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बुक के पेज नंबर 13 की मैं बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 जो है। तो पॉइंट नंबर 2 में ये बता रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर हुई तो इस टाइम फिर Kc की यूनिट होगी, ठीक है। वो यूनिट क्या होगी, वो होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और थर्ड पॉइंट में ये है कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हुई और रिएक्टेंट की ज़्यादा हुई तो फिर भी यूनिट होगी। तो वो यूनिट है 1 बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट जो होती हैं, ये बात ये वाली कर रहा था कि Kc इज़ डिफरेंट फॉर ईच रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए इसकी अपनी यूनिट है, ठीक है ना। तो अगर रिएक्शन में कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की सेम है तो फिर इसकी यूनिट कोई नहीं है। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो फिर अब जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल से मैं आपको कवर करवाता हूँ। तो इसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को आप देख लें, देखें 2 मोल्स ए के हैं और 1 मोल बी के हैं। तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। और जो प्रोडक्ट बना है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, वो है 2। तो इस साइड पे कंसंट्रेशन है 3 जबकि इस साइड पे कंसंट्रेशन है 2। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो इस टाइम जो इसका यूनिट होगा वो ये होगा, ये वाला पर मोल डेसीमीटर क्यूब। अब ये निकलेगा कैसे, तो आप देखें कि Kc की जो यूनिट है हम कैसे निकालते हैं। आपको पता है ना कंसंट्रेशन का जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे, कंसंट्रेशन को जाहिर किया जाता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब से। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो है इसका स्क्वायर बन गया ये 2। ये 2 कहाँ से आया, तो आपको पता है ये इसका कोफिशिएंट है, ये 2 यहाँ से आया, ठीक है। और फिर जो है तो ऊपर चूँकि हम सी लिख लिया हमने, फिर नीचे जो है हमारे पास क्या चीज़ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है, फिर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो इससे ये जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर है ये और ये ऊपर नीचे 2 वैल्यूज़ जो हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर आपके पास रह जाएगा 1 और नीचे रह जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो पर मोल डेसीमीटर क्यूब जो है ये यूनिट हो जाएगी जब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट्स हैं पेज नंबर 13 पे। ये आपको मैं एज होमवर्क दे रहा हूँ, एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसको देख लें,
ठीक है, अब थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको एक दूसरी मिसाल भी देता हूँ। हाँ चले, ये बात को दोबारा समझें, ठीक है। हाँ, ये इसको थोड़ा मैं जूम कर लूँ तो आपको ये डायग्राम क्लियर नज़र आएगा स्क्रीन पे। तो बच्चे ये वही तमाम बातें हैं जिसमें कि मैंने बताया था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो इससे रेट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन मालूम किया जाता है, रेट फॉर द बैलेंस रिएक्शन जो है बैकवर्ड फॉर्म में मालूम किया जाता है। तो ये ए और बी और सी और डी, इस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं, इसको इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि के सी की यूनिट हो भी सकती है और हो नहीं भी सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1 में है ना, तो इसमें इसकी कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट। क्यों? क्योंकि आप देखें ये रिएक्टेंट्स जो हैं 1 1, तो 1 and 1 2 हो गए, और प्रोडक्ट्स जो हैं 1 and 1, तो ये भी 1 and 1 2 हो गए। तो दोनों साइड की कंसंट्रेशन क्या है? ये इक्वल है। ये मैं आपको बता रहा था, जो आपकी बुक में पेज नंबर 13 पे है। 3 पॉइंट्स, उसमें पहला पॉइंट ये वाला है कि इस टाइम केसी की कोई यूनिट नहीं होगी जब दोनों कंसंट्रेशन क्या हो? इक्वल हो। फिर दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है अगर वो ज़्यादा हुई तो फिर भी यूनिट होगी, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो फिर भी यूनिट होगी। जैसे आप देखें यहाँ पे, अब ये देखें यहाँ पे ए और बी, तो बी के साथ 2 लिखा है, ए के साथ 1, तो 2 और 1 3 हो गया। तो आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो है 3, ठीक है, और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो है 2, क्योंकि 1 + 1 2। तो ये चूंकि 3 है, ये ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गई। तो इस टाइम इसका यूनिट है, क्या यूनिट है? पर मोल डेसीमीटर क्यूब। तो कुछ समझ आई आपको जो मैं कह रहा हूं कि केसी की यूनिट हो भी सकती है और केसी की यूनिट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस साइड पे है, ये क्या है? ये है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये है रेट कांस्टेंट फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये दोनों जो हैं आपस में यहाँ पे सेम हो गए, इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन जो है वो डेवलप होगी। तो फिर मैंने क्या किया था, आपको याद होगा कि के एफ डिवाइडेड बाई के बी, और के एफ बाई के बी का नाम होता है के सी, ठीक है। तो इसमें जो एफ है, एफ मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जो चीज़ें बनती हैं वो हैं सी एंड डी, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है उसमें जो चीज़ें बनती हैं वो है ए और बी। तो इस तरीके से जाने के बाद जो है ना ये रिएक्शन, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म था लॉ ऑफ मास एक्शन का। तो बच्चे यहाँ तक ये तमाम चीज़ों पे इन पे प्रैक्टिस कर लो, जो आपको इससे पहले जो मैं सिखा चुका हूँ, आज जो सिखा चुका हूँ, क्योंकि इसके बाद हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स उस वक्त तक आपको नहीं आ सकते हैं जब तक आप इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है लॉ ऑफ मास एक्शन का और केसी की वैल्यू, जो इसका जो इक्वेशन डिराइव करते हैं, उन तमाम चीज़ों का अगर आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन आपको प्रूफ करना नहीं आता है तो फिर आप ये भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप जो ये चीज़ें हैं ना, 1 मिनट वेट करें, सिस्टम इज़ अ बिट हैंग्ड, तो ये के ई क्यू जो लिखा हुआ है, ई क्यू का मतलब है इक्विलिब्रियम, जिसको हम के सी का नाम जो है वो भी दे सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम है। तो ये वाली चीज़ें जो आपको मैंने यहाँ पे करवाई थी, थोड़ा एक रिव्यू दे रहा हूँ। कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे,
इसलिए मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप कवर कर लो। ये देखो, ये मैथमेटिकल फॉर्म था आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन की। ये जो है आपके पास, आपको पता होगा ए से क्या मुराद है, नहीं है तो वीडियो देख लें। फिर बी से क्या मुराद है, सी से इसके इर्द गिर्द जो ब्रैकेट लगे होते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है हम कैसे कवर करते हैं कि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन एक जो है यहाँ से बन के आया था, और एक इक्वेशन ये वाला था लॉ ऑफ मास एक्शन का। फिर उसके बाद जो है इससे हमने निकाली थी के सी की वैल्यू। तो के सी की वैल्यू इस इक्वेशन जो सी है इससे यहाँ पे हमने निकाली थी। ये देखें, ये है के सी की वैल्यू। तो ये के सी आज हमारे यहाँ पे इन मुख्तलिफ जो जितने भी चीज़ें हैं इनके अंदर ये काम आ रहा है। तो ये चैप्टर न्यू है तो थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होगी या लिटिल बिट, लेकिन इतना भी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है कि समझ से बालातर हो। इतने मतलब मसले की कोई बात नहीं है। इसको बार बार देख लें और प्रैक्टिस कर लें, बस यही इसका हल है। तो इसके ज़रिए से फिर आप इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह बाय टुमारो। सो अप टिल देन, अल्लाह हाफिज़।